Builds the BioPoint. Builds the BioPoint. सबसे पहले स्वागत है आपका मिस्टर रोहित सिंघल। और आप सभी को बता दें कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का ये मुकाम हासिल किया है। बेसिकली आप धौलपुर से बिलोंग करते हैं और ग्रेजुएशन में आप स्टूडेंट भी रहे हैं मेरे, तो मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है कि आप वहाँ से बिलोंग भी करते हैं। आपने काफ़ी मेहनत की और मेहनत के दम पे आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक 25 के साथ सिलेक्ट हुए हैं। आपकी पोस्टिंग अभी आनी बाकी है। उम्मीद है कि आपको जो जगह चाहिए वहीं आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कन्वर्सेशन में। तो कुछ एक बातें हम जानना चाहेंगे ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी समझें इस चीज़ को और अपना जो स्ट्रेटजी है उसमें उसको डालें। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या सिचुएशन आपकी अर्ली एजुकेशन में रही हुई है, एक बार आप वो बताएं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और तो मैं जैसा नाम आपने बता दिया, मैं रोहित सिंघल मेरा नाम है और मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उससे बिलोंग करता हूँ। तो मेरी ग्रेजुएशन यानी बीएससी भी मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से की है, जिसमें मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ। वहाँ मेरे पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री था। तो बॉटनी मैंने सर से काफ़ी पढ़ी है उस टाइम। तो तभी से सर मेरा थोड़ा क्लियर था कि कोई एक सब्जेक्ट मुझे मतलब अच्छा लेके चलना है आगे, जिसमें मैं काम कर सकूं। उस टाइम पे इतना सपना नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, लेकिन इतना मैंने क्लियर कर लिया था कि एक सब्जेक्ट है जिसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ूंगा, जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी को मैं जस्ट बीएससी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगा। तो केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता था, तो मैंने उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे सर 1-2 साल निकले बीएससी के, और तब फिर काफी मोटिवेशन मिला। हम सब आप लोगों के कांटेक्ट में रहते थे, तो लगता था कि हाँ इस जॉब में जा सकते हैं और ये जॉब काफी रेप्यूटेड जॉब है, अच्छा है। तो धीरे धीरे फिर ये सपना बनता चला गया। तो ग्रेजुएशन फिर जैसे कंप्लीट हुई तो फिर मास्टर्स के लिए जाना था। तो उस टाइम पे सर आपसे काफी 1-to-1 डिस्कशन होता था, तो आपने काफी मोटिवेट किया उस टाइम पे कि एमएससी है वो अच्छी जगह से ही करना, जयपुर से करना या कहीं और से करना, ताकि आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपको कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा रोहित आपको कि उस समय पे सारे टीचर ही बहुत अच्छे थे। आपके डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स रहे थे। देशमुख जी सर जिस आप मेंशन करना चाहेंगे कि उनका बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ में, और सर अभी भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो नो डाउट आपकी मेहनत तो थी, गाइडेंस भी था, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट हैं वो इक्वल पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड फॉर यू। आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो फिर उस टाइम फिर मैं आपको थोड़ा बोलता था कि सर वहाँ बाहर रह के खर्चा ज्यादा होगा, थोड़ा फाइनेंशियली ठीक नहीं है। तो आपका कहना था कि कोई बात नहीं, $1 खर्च हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आप अच्छा अचीव कर सकते हो वहाँ जाके। तो फिर इसी कड़ी में आगे मेरा फिर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में सिलेक्शन हो गया। तो मास्टर्स के लिए मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो फिर मेरा हॉस्टल में भी वहाँ सिलेक्शन हो गया था, तो अम्बेडकर हॉस्टल में मैं रहा हुआ हूँ। तो सर फिर वही था एमएससी जर्नी, वहाँ भी काफी फैकल्टीज थे, टीचर्स थे, सबका सपोर्ट रहा, काफी बढ़िया थे सभी। वो भी मोटिवेट करते थे कि आप करियर ऑप्शंस हमें बताते थे कि क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही और सीनियर्स का भी वहाँ काफी रोल रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा गाइडेंस रहा कि नेट जेआरएफ एग्जाम है वो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मास्टर्स के साथ ही मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। वो सर सेकंड सेमेस्टर लास्ट तक एग्जाम हुआ था और थर्ड सेम के स्टार्टिंग में रिजल्ट आया था। तो उस टाइम पे मेरा जेआरएफ हो गया था विद ऑल इंडिया रैंक 104। वेरी गुड। तो फिर वहां से मास्टर्स कंप्लीट किया और जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है उसको अच्छे से कवर किया कंप्लीट। और सर फिर उसके जस्ट बाद से ही मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लग गया था। तो 1 साल लगभग मैंने वहाँ पे पढ़ाया और साथ में और भी मैंने प्रिपरेशन रखी अपनी केमिस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो गेट एग्जाम होता है और नेट जेआरएफ को मैंने दोबारा दिया। तो गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 271 आया
और जेआरएफ का सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 मिला। ऑल इंडिया रैंक 7 पे आए थे आप? वेरी गुड, सेकंड अटेम्प्ट। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, हमें पता नहीं था। वेरी नाइस। देखो, हमने आपको स्टार्टिंग से देखा था कि आप स्टडी को लेके बहुत सिंसियर भी थे और बुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा आपका मानस था कि अच्छी बुक्स पढ़ना, बुक्स करेक्ट करना, बुक्स से रीड करना। आपकी जो पढ़ने की आदत थी उसको थोड़ा सा आप बताएंगे, शेयर करेंगे कि वो आपके कहाँ तक काम आई? जैसे आप पीजी में भी गए, फिर आप जेआरएफ के लिए भी जा रहे थे, साथ में आप टीचिंग भी करा रहे थे। तो टीचिंग हैबिट जो आपकी थी ना, लर्निंग स्टडी की, और बाद में आपने टीचिंग भी कराया प्राइवेट कॉलेज में, तो इन सब का मिलाकर के ऐसा कोई कॉम्बो बना था आपकी लाइफ में, आपके इस अचीवमेंट में, जो बहुत अच्छे से काम किया जिसने? बिल्कुल सर, रीडिंग हैबिट तो मेरी स्टार्टिंग से ही थी। तो ग्रेजुएशन के टाइम पर मैं यही ट्राई करता था कि जैसे ज्यादातर लोग थोड़ा शॉर्टकट की तरफ जाते हैं वहाँ पास करने के लिए, तो मेरा ये था कि मैं बुक्स पढ़ सकूं। उस टाइम जो भी बुक्स अवेलेबल होती थी सीबीएच या आरबीडी पब्लिकेशन की, मैं वो ट्राई करता था। और मैं हिंदी मीडियम से था, तो वहाँ मुझे ये भी थोड़ा आइडिया था कि आगे जाके इंग्लिश काम में आने वाली है, उससे बेनिफिट होगा। तो मैं इंग्लिश मीडियम की बुक भी ले लेता था। आपसे मैंने शायद इंग्लिश मीडियम बुक भी ली हुई है। जी। वहाँ मैं अपने टर्म्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में तैयार करता था ताकि मुझे वो दोनों क्लियर रहे। तो रीडिंग हैबिट सर वहाँ से थी। और टीचिंग का मुझे आइडिया नहीं था कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ या नहीं। तो इसके लिए मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया था कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टीचिंग कर भी पाऊंगा या नहीं। तो उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मैं इस लाइन में जा सकता हूँ। मतलब स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी टीचिंग। उसके बाद से फिर मैंने इसकी तैयारी और स्टार्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, जैसे आपने बताया कि आपका जेआरएफ भी हो गया था पीजी के साथ में ही, आपने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक भी निकाली, गेट भी आपने निकाला, आप खूब सारा पढ़ भी रहे थे, आप अच्छे टीचर्स, अच्छे सीनियर्स के संपर्क में भी थे। तो एक तो आपका वो फेज तैयार हो रहा था सब्जेक्ट को लेके, दूसरा आप साथ में टीचिंग भी करा रहे थे, उससे आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही थी। और अब जैसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में बनना चाहते हैं, तो आपकी साइड से इस फेज को लेके, जिस फेज में बच्चे तैयारी करते हैं, अपने एक सपना देखते हैं, तो उस समय उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब कि जैसे बैलेंस कैसे हो, मतलब सब कुछ ही रहता है लेकिन पढ़ाई और मेहनत कैसे बैलेंस करें? तो सर एक टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये अपना वो फेज होता है जहाँ हमें और भी चीजें एक्सप्लोर करनी होती हैं, लाइफ के बारे में सीखना होता है, एंजॉय भी करना होता है। और अगर बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल लाइफ भी एंजॉय करनी होती है। सर वही था कि टाइम मैनेज करना है, डिपार्टमेंट की क्लासेस हैं उनको लेना है, अटेंड करना है। के बाद जब भी टाइम मिलता है, मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था नेट जेआरएफ के लिए, तो जब भी टाइम मिलता था मैं फोन खोल के ईयरफोन्स लगा के अपने नोट्स बनाने लगता था, क्लासेस अटेंड करता हूँ। तो ऐसे ही एमएससी के टाइम पे तो इसी तरीके से टाइम मैनेज किया था कि रेगुलर वहाँ रहते हैं तो आपकी हैबिट जैसे नोट्स बनाने की हैबिट आपकी? जी सर, कोचिंग जो ली थी मैं उन्हीं के नोट्स बनाता था, और सेल्फ नोट्स भी मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए बनाता था। नहीं, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पीजी के जो बुक्स होते हैं, तो आप उन बुक्स को भी पढ़ते थे साथ में? सर बुक्स की तरफ मैं काफी कम गया था, क्योंकि मुझे पता था कि कम टाइम में और ज्यादा चीजें करनी है, तो रेफरेंस बुक्स को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता है। तो मैंने एक बार के लिए अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि एक बार सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाएगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक्स की, के बाद फिर मैं बुक्स की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। ओके, जैसे हम आपसे ये जानना चाहें कि आप पहली बार में ही जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो गए, तो ये जो आपका डायरेक्शन था ना, कि आपने कभी सोचा तो होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसमें इंटरव्यू भी आएगा, उसमें एग्जाम भी आएगा, उसमें जीके भी आएगा, तो ये सब डिजाइन कैसे किया आपने? सर डाउट तो हमेशा से रहता है जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा, सब हो पाएगा या नहीं होगा। तो सर फिर यही था कि मैं ज्यादा आगे फ्यूचर रिजल्ट को लेकर ना सोच के जो मैं उस टाइम पे कर सकता हूँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे हाथ में से पढ़ना था और अपना सिलेबस कंप्लीट करना था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली मैंने स्टार्ट की थी जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था। तो ये शायद अगस्त 2023 की बात है, तो मैंने एडमिशन लिया।
और उसी टाइम पे वैकेंसी आई थी, तो ऑलमोस्ट उस टाइम से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो वो सिलेबस ये है कि हम नेट जेआरएफ में और गेट के थ्रू ऑलमोस्ट कवर हो जाता है मतलब। हम्म। तो आरपीएससी के कई टॉपिक्स हैं जो अलग होते हैं, सिर्फ उनको तैयार करना था बेसिकली। और रही बात जीके की, तो सर जीके कभी नहीं पढ़ा था, तो जीके को मेनली प्रिपेयर करना ये टास्क था। हम्म। तो सर जीके को मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग ज्वाइन की थी, वहां से मैंने कंप्लीट किया। प्लस उसके अलावा जो बुक्स आती हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिशा 2020 बुक आती है, करंट अफेयर्स के लिए मोमोल वगैरह, ये सब मैंने। हाँ, क्योंकि ये बात भी बहुत सही है कि अपन जो साइंस वाले हैं उनका जीके थोड़ा सा वीक रहता है, इस चीज़ की तरफ अपन कभी जाते भी नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं देते। अभी आरपीएससी में अपन देख रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जीके से हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी आ ही नहीं पा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनका कोड नहीं हुआ है, 3 गुना लोग भी पास नहीं हो पाए। तो जीके को मैनेज करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क था। और क्या आपको पहले से ही पता था कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मतलब क्या आपको लगता था कि मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाएगा? या हम आपका कॉन्फिडेंस जानना चाहते हैं, मतलब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या आपको लगता था, या मतलब ये क्या था? तैयारी करते टाइम तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, लेकिन जब एग्जाम हो गया था उसके बाद आंसर की से जब मैच किया था, तब पता था कि इंटरव्यू कॉल तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो अभी आप फाइनल सिलेक्शन का श्योर नहीं था, लेकिन इंटरव्यू कॉल का था। क्योंकि आप डिपार्टमेंट से हैं तो वहाँ तो काफ़ी सारे कैंडिडेट से आप संपर्क में भी रहे होंगे, आपको लगता भी होगा कि मैं तो भाई काफ़ी नया हूँ, फ्रेश हूँ, ये तो पहले से भी हैं, पहले इंटरव्यू भी दिए हुए लोग होते हैं। तो उस समय कैसे मैनेज किया खुद को कि मतलब इतने सीनियर लोग भी जाएंगे इंटरव्यू में और मैं भी जाऊंगा, तो कोई माइंड सेट था आपका? हाँ सर, कॉम्पिटिशन ज्यादातर उन्हीं लोगों से था जो 2020 वाली वैकेंसी में इंटरव्यू दे के आए थे। तो सर इस बारे में मैंने कभी नेगेटिव फील नहीं होने दिया खुद को कि उनके साथ कॉम्पिटिशन है। यही था कि मेरे लिए अच्छी बात है कि अगर मैं उनके बीच में सेलेक्ट हो पाऊंगा तो ज्यादा प्राउड वाली बात होगी। तो मैंने सर बेसिकली फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही किया है। मैं ज्यादा इधर उधर की बातों को ना सोच के मैं अपने स्टडीज में ही लगा रहता था। देखिए रोहित की जैसे सभी को ऐसे जानना होता है कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, लगता होगा कि पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे, कैसे करते होंगे, ये सबके मन में रहता है ना, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए या जो सपना देख रहे हैं सबको लगता है। तो आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो एक सिंपल सा बात होता है कि भाई कितना आप पढ़ते थे, तो आपका डेली रूटीन कितने घंटे पढ़ने का होता था इस तैयारी में? बाकी तो अपन पढ़ते रहते हैं, स्पेशली जब तैयारी कर रहा होता है ना कैंडिडेट, तो आपका क्या सजेशन है कि मतलब कितने घंटे उसको केमिस्ट्री में देना चाहिए? और सर मैंने कभी तैयारी को घंटों में मेजर नहीं किया आपने। जैसे भी मुझे जितना टाइम मिलता था मैं उसको, और जब प्रॉपर टाइम पीक टाइम होता है जब तैयारी का, उस टाइम मैं प्रॉपर टाइम देता था। जैसे कि मेरे को जब पीएचडी ज्वाइन की थी तो लैब भी जाना होता था, तो दिन के आवर्स ऑलमोस्ट लैब में देने होते थे, तो वो भी काम करना है। तो उसके अलावा शाम को जो टाइम मिलता था या सुबह जो मिलता था मैं उसको इस पढ़ाई के लिए देता था। इट मीन्स आपके पास लिमिटेड टाइम ही था और आपको वही यूज करना था ना, तो आपके पास जैसे टाइम टेबल बनाने का तो कोई था ही नहीं कि आपके पास जो बच रहा है उसको बेस्ट करना है। तो कभी कभी लैब में ज्यादा टाइम हो जाता था, कभी थोड़ा जल्दी भी फ्री हो जाता था, तो उस हिसाब से जब भी टाइम मिलता था बस ये तैयारी के लिए दे दिया। ओके, जैसे जनरल अपन ऐसे देखें कि भाई कोई भी पीजी स्टूडेंट जिसने एमएससी केमिस्ट्री से किया है वो एपी बनना चाहे, तो उसके लिए क्या मैसेज है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस, क्योंकि थोड़ा पैसेंस वाला काम होता है और थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, 2-3 साल लग ही जाती हैं, तो क्या माइंडसेट रखना चाहिए, मतलब क्या सजेशन है, टिप्स क्या आपकी तरफ से? सक्सेस में इस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है कमिटमेंट है, कि हमें कमिटेड रहना होगा अच्छी तरह से एक लंबे टाइम तक, पेशेंस भी रखना होगा साथ के साथ। क्योंकि सर ये वैकेंसी स्टार्ट हुई थी 2023 में और अभी तक हमें पोस्टिंग भी नहीं मिली है, तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए तैयार रहना होता है। बाकी यही है कि अगर ये बात सोच ली है कि तैयारी करनी है तो फिर आप बस पढ़ते रहिए लगातार। जब भी आपका एग्जाम आ रहा है उस टाइम पे अपनी पढ़ाई को और जोर डाल दीजिए। जब एग्जाम नहीं है दूर तक तब आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे इंटरव्यू होने हैं केमिस्ट्री में, अभी 25 वालों का भी इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, अभी लिस्ट आ गई है, बाद में इनका फेज आएगा,
तो इंटरव्यू को लेके आपकी कोई स्पेशल रणनीति जो आप शेयर करना चाहें कि क्या करना चाहिए, जिनको इंटरव्यू देना है वो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इससे काफी रिमोट्स रहते हैं इंटरव्यू, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में कि मतलब कि फेयर होता है या नहीं होता इस चीज को लेके। तो सबसे पहले तो इस डाउट को निकालना है दिमाग से। हाँ, सब फेयर होता है, और जो इतने भी लोग सेलेक्टेड होते हैं वो उनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होते हैं या फिर इंटरव्यू में वो अच्छा करके आते हैं तब सेलेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे अभी आंसर की आई मीन जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 16 to 18 या 19 मार्क्स तक है मेरे इंटरव्यू में। तो यही था कि सर एक बार रिटर्न एग्जाम हो गया तो उसके बाद एक मतलब आपको टीचिंग स्किल्स डेवलप करनी है कि आप वहाँ अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। इंटरव्यू में नॉलेज शायद उतना मैटर नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग जितना कि आपको बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंट करता है। तो कॉन्फिडेंस एक तो डेवलप कर सकते हैं अपन, और जब तक इंटरव्यू नहीं हो रहा है, प्लस टीचिंग स्किल्स कर सकते हैं। तो इंटरव्यू बेसिकली सर आजकल पर्सनल डिटेल्स पूछना वहाँ बंद हो गया। बंद कर दिया है। तो सिर्फ इंटरव्यू जनरली आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपका टीचिंग स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, बोलने का तरीका क्या है, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और एक दो कुछ करंट के मुद्दे होते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज क्या है कि अगर कोई इनोवेशन करने के लिए बोला जा रहा है तो आप कैसे करेंगे। जनरली 4-5 टॉपिक्स का अराउंड ही आपका इंटरव्यू रहता है। आपको कोई क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था, आपको बहुत स्पेशल लगा हो? कोई एक दो क्वेश्चन जो आपको लगे कि एमएस से ऐसा पूछा तो मैं थोड़ा सा सोचना पड़ा मेरे को? जी सर, मैं अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ थोड़ा सा जी। ब्रीफ में। तो सर 3 बोर्ड मेंबर्स थे जिनमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो उनमें से एक मैम थी, उन्होंने बेसिकली मेरे पीएचडी पे मुझसे बात की थी। मेरा उन्होंने पूछा पीएचडी कर रहा है तो उस टॉपिक पे रिलेटेड बात हुई थी। बाकी दूसरे सर थे, उन्होंने मेनली केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड बात करी थी। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे उन्होंने भेजा टीचिंग के लिए, तो मैंने एक टॉपिक चूज किया। तो मेरा फिर आगे का इंटरव्यू उस टॉपिक से रिगार्डिंग ही उन्होंने मेनली क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। जैसे मैं थोड़ा बहुत बताता फिर वो इंटरप्ट करते और बीच में क्वेश्चन करते, आगे मैं वापस कंटिन्यू करता। तो काफी ऐसा था। और सर एक जो 2 क्वेश्चन है जो कॉमन हो सकते हैं बात में, वो ये है कि अगर आपको किसी कॉलेज में मतलब अपॉइंट किया जाता है जहाँ पर साइंस नहीं थी कभी पहले, तो अगर आपके सामने साइंस स्ट्रीम वहाँ लाई जा रही है और आप ही एकलौते फैकल्टी हो, तो आपको किस तरीके से प्रिंसिपल को सजेस्ट करोगे कि क्या क्या चीजें हैं वो स्टार्टिंग में मंगवाई जाए, या फिर वो सेटअप कैसे किया जाए, लैब का सेटअप कैसे किया जाए। तो वो एक क्वेश्चन था जहाँ मुझे थोड़ा सोचना पड़ा, मैं ऐसे प्रिपेयर। यानी कि प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भी क्या क्या चीजें आपको चाहिए हम सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। और अभी जैसे जो भी टाइम रहेगा इन एस्पिरेंट्स के पास जिसमें इनको अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो जैसे बोर्ड टीचिंग भी जो होता है एक एस्पेक्ट होता है यहाँ पे बोर्ड टीचिंग। तो बोर्ड टीचिंग को लेके जैसे ऐसा होता है कि केमिस्ट्री में कोई कोई अच्छे टॉपिक्स होते हैं, या मतलब क्या ध्यान रखा जाए कि मतलब टीचिंग अपनी इफेक्टिव हो जाए? तो टीचिंग में आप कोई सा भी टॉपिक अपने कंफर्टेबल आप जिसमें है वो चूज कर सकते हैं, आपने कौन सा लेकिन टॉपिक मैंने एक लिया? चीज जो मैंने सर केमिकल काइनेटिक्स मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक लिया था, वो वहां पे पढ़ाया था। बाकी सर ये है कि टॉपिक में मेरा सजेशन यही रहेगा कि कोई ब्रॉड टॉपिक ना लेके नैरो टॉपिक लिया जाए। एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, अगर आपको बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वो पूछ सकते हैं, आपको नहीं पता होगा। तो आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसमें भी आप और डीप में जा सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा टॉपिक है वो कंसाइज लिया जाए, काफी ब्रॉड ना लेके नैरो लिया जाए। उसमें यह है कि अपना कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहता है, और अगर आप प्रिपेयर करके गए तो आप उसके सारे एस्पेक्ट एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर किए और साथ में कुछ सजेशंस टिप्स भी शेयर की। इन सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सिंघल। और हमें इस चीज़ का प्राउड है कि आप हमारे स्टूडेंट रहे थे, और आज भी एक स्टूडेंट की तरह ही आप में वो सारी क्वालिटीज हम देख पा रहे हैं। एक टीचर के लिए बहुत अच्छा फीलिंग होता है ये वाला। और
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा सब्जेक्ट लाइफ साइंस रहता है, बॉटनी जूलॉजी, तो पीछे हमने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज भी कराए थे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की हेल्प की थी। तो वहाँ पे आपके जो फैकल्टी रहे थे, सर रहे थे, देशमुख जी सर, वो भी हमसे जुड़े थे, अंजुल मैडम भी हमसे जुड़े थे, फातमी सर भी हमसे जुड़े थे। तो वो सारा ग्रुप एक साथ रहा था और अब एक नया टारगेट आ जाएगा 2025 को लेके। तो हम चाहते हैं कि आप भी उसमें जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि नए जो कैंडिडेट हैं उनके नए एक्सपीरियंस होते हैं, लेटेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं, और ज़माने के हिसाब से देखें तो आप और भी अच्छी तरीके से बता सकते हो। आपने बताया कि आपका एकेडमिक्स भी आपने अपनी मेहनत के दम पे बहुत साउंड किया है, अच्छी ऑल इंडिया रैंक्स आपने निकाली हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस, हम सभी के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कि हम आपको यहाँ देख पा रहे हैं। और ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए कि जल्दी ही आपको आपका जो वांछित जगह है वहाँ आपको पोस्टिंग भी मिल जाए, क्योंकि आप में कैलिबर है, आप सब्जेक्ट को लेके बहुत ऑनेस्ट हैं, जैसा कि हम आपको उस समय से जानते थे। तो डेफिनेटली आप जहाँ भी रहेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और आगे भी जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी हम आपको इनवाइट करेंगे, और पूरी टीम के साथ आपको जुड़ के सभी एस्पिरेंट्स को जितना आपसे हो सकता है उतना इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, उनको अपने सजेशन देने। तो दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ रोहित सिंघल इस अचीवमेंट के लिए, और शुभकामनाएं पूरे बिल्स परिवार की तरफ से कि आप बहुत सारी ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ते रहें, आपका रिसर्च वर्क जल्दी पूरा हो, आपको एक डॉक्टरेट की उपाधि मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मैं भी अपनी जो भी मैंने आज तक अचीव किया है उसका मेरा क्रेडिट टीचर्स को देता हूँ हमेशा, उनके गाइडेंस में सब कुछ हो पाया। अभी ये बड़प्पन होता है इंसान का। जो भी सर आपने नाम लिए, अंजुल मैम, देशमुख सर, फातमी सर, इन सब का भी मैं आभारी हूँ। इन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया और मुझे इस डायरेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आपको उनके साथ में हम ले आएंगे, और एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अपन सब रहेंगे। वो भी टाइम जल्दी आने वाला है, अभी बॉटनी जूलॉजी के आ जाएंगे रिजल्ट्स, उसके बाद में ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट हमारी हेल्प करने के लिए आज अवेलेबल हैं, और हमें अच्छा लगता है, इस चीज़ को लेके प्राउड होता है। थैंक यू सो मच रोहित। ओके, गुड लक, बाय बाय। Wheels the BioPoint. Wheels the BioPoint. Wheels the BioPoint.